जय हिंद साथियों, आज से हम आपका एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपका एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे आपका क्लास 10th का एक आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका 11 है, विद्युत धारा। आज हम देखेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से आपका संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे और इसमें जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से आपका संबंधित जितने भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है इससे भी हम हल करेंगे। यानी आपका इलेक्ट्रिक करंट से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसमें आपका जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उन्हें भी हल करेंगे और फार्मूला को आप कैसे याद रखेंगे इन्हें भी आपको समझाएंगे और एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है ये भी आज आप समझ जाएंगे कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, ये भी आप आज के क्लास में समझ जाएंगे। और उसमें जितने भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उन्हें भी आपका हल करने का तरीका सीख जाएंगे और फार्मूला को याद करने का तरीका सीख जाएंगे और यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी आप इस क्लास में सीख जाएंगे। तो इस क्लास को पूरे देखिए और इस क्लास को पूरे देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसे लगा है और ये आपको समझ में कितना आया है। 100% आपको समझ में आएगा और आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। आज आप विद्युत धारा पढ़ लीजिए और उसके बाद आप विद्युत धारा का कोई भी प्रश्न बना सकते हैं, चाहे आपका न्यूमेरिकल का हो, चाहे आपका ये यानी यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, किसी भी प्रश्न आप विद्युत धारा से संबंधित आप बना सकते हैं। इतना आपको नॉलेज हो जाएगा। और खास बात यह है कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करना भी तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से आपका आगे भी आपका क्लास 6 से लेकर, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर हम 12 तक के आपका सभी पहले साइंस को कवर करेंगे। पहले साइंस के सभी आपका चैप्टर वाइज क्लास करेंगे, उसके बाद हम अदर विषय में जाएंगे। पहले लेकिन हम साइंस को करेंगे और उसके बाद आपका देखा जाएगा हिस्ट्री पर चलेंगे, लेकिन पहले आपको साइंस को कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज से यह क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम आपका है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आपका यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लिखा है विद्युत धारा और परिपथ। ठीक है, कह हम वायु धारा और जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। उसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित होती है तो हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। यानी बहुत सिंपल समझाया है कि जिस तरह से बहते हुए जल से जल धारा बनती है उसी प्रकार से किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसके आगे आपको यहाँ पर विद्युत परिपथ के बारे में बताया है। ठीक है, विद्युत परिपथ के बारे में बताया है। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है आपको हम समझा देते हैं। विद्युत परिपथ होता है कि किसी परिपथ में आपका जैसे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और बैटरी लगा हुआ है और इसमें स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। जब स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा क्योंकि इसमें विद्युत आवेश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो जब उसको यानी क्लोज कर देंगे, ऑन करेंगे तो जलने लगेगा, अब बंद कर देंगे तो ये बल्ब यानी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम डिटेल्स में समझते हैं विद्युत धारा होते हैं क्या। ठीक है, कह रहा है हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें। देखिए कह रहा है विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश का परिणाम को व्यक्त किया जाता है। बहुत अच्छा, यहाँ देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा को एक एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम को हम व्यक्त करते हैं। दूसरी शब्दों में कहे तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरी भाषा में कहते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों एक ही बात हुआ। अब इसको देखिए हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आई से हम लिखते हैं करंट को, आई बराबर ऐसे आपका होता है dq/dt। एलिमेंट में आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे आई बराबर dq/dt, लेकिन आप यहाँ पर सीधे लेकर चलिए आई बराबर q/t। आपको साधारण भाषा में हम समझा रहे हैं आई बराबर क्या होगा, q/t। इसी को हम पढ़ेंगे यानी चार्ज पर यूनिट समय।
चार्ज पर यूनिट समय को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहीं पर आप फार्मूला भी याद रखिए, I बराबर Q/T। ऐसे dQ/dt होता है, लेकिन आप याद रखिए I बराबर Q/T। I क्या है, तो I है आपका विद्युत धारा। हिंदी में कहे तो I आपका क्या है, विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा, Q क्या था, Q है आपका आवेश, तो आवेश बटे समय हो जाएगा, आवेश बटे समय हो जाएगा। तो हिंदी में आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। सिंपली आप याद रख सकते हैं I बराबर Q/T। ठीक है, इससे आप याद रखिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहीं पे देखिए आप कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाता है Q बराबर I इंटू टी आ जाता है, Q बराबर I इंटू टी आ जाता है। Q क्या है, आवेश है, I क्या है, विद्युत धारा है, T क्या है, समय है। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला आपको और बनता है कि आवेश बराबर, इसको आप कॉपी में लिखते चले जाइएगा। ठीक है, कॉपी में आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसको लिखते चले जाइए, जो भी आपको फार्मूला बताते हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो आवेश बराबर आपका हो जाएगा विद्युत धारा यानी I। ठीक है, क्या होगा, विद्युत धारा गुने समय हो जाएगा, विद्युत धारा गुने समय हो जाएगा आपका आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, यानी Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। इसे आप याद रखिए, आगे आपको क्वेश्चन बनाने में यहाँ यूज होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये तो आपको क्या, विद्युत धारा, आई होप आप समझ गए होंगे। यानी प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या दूसरी भाषा में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, या तीसरी भाषा में कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट समय इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे कह रहा है कि आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या कर रहा है, आवेशों की प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। कर जिस समय विद्युत धारा की परिघटना सर्वप्रथम प्रक्षेपण किया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था। यानी जब विद्युत धारा का बारे में जानकारी प्राप्त किया था उस समय कर इलेक्ट्रॉन के बारे में प्राप्त जानकारी नहीं था। कर अतः विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया और धन आवेश के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा माना गया। यहाँ से आपको याद रखना है, देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कर विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया और आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो करंट आपका प्रवाहित होते हैं किसी वायर से या किसी करंट से, किसी वायर से आपका या कंडक्टर से करंट जो प्रवाहित हो रहा है कर उसमें माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज आपका करंट के दिशा में ही प्रवाहित होते हैं। क्या कर रहा है, कर विद्युत धारा को धन आवेश माना गया है, विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया। यानी जो विद्युत धारा होते हैं वो धन आवेश के प्रवाह के कारण होते हैं, ये माना गया है। ठीक है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो यानी यहाँ से ये भी कहा गया है कि जो विद्युत धारा के दिशा होंगे वही आपका आवेश के प्रवाह के दिशा होंगे। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि ये वायर है आपका, ठीक है, इसमें करंट आपका I जा रहे हैं, ये मान लीजिए A पॉइंट, ये मान लीजिए B पॉइंट, यानी A से B की ओर करंट जा रहा है I, तो हम कहेंगे कि A से B की ओर पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव आवेश यानी चार्ज जा रहे हैं आपका A से B की ओर। ठीक है, अब देखिए, अब ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा होती है। तो अब इसमें पूछा जाए आपका इसी वायर में आपका जो है करंट, जिसमें आपका A से B की ओर जा रहे हैं, A से आपका करंट B की ओर जा रहे हैं, उसी में आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होंगे। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होते हैं, निगेटिव होता है। अब अभी हम पढ़े हैं कि करंट की दिशा में पॉजिटिव चार्ज की दिशा होता है, तो ये निगेटिव दिशा चार्ज है तो स्वाभाविक है कि इसके विपरीत दिशा जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, करंट की दिशा में पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह हो रहा है करंट की दिशा में, तो निगेटिव चार्ज का प्रभाव क्या किधर होगा, तो करंट के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है।
ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा और यही बात आपको आगे बताई है। आगे यहाँ पर कहा गया कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा को विद्युतधारा की दिशा माना जाता है। यानी यहीं पर यह भी बात कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो आपके विद्युतधारा के प्रवाह के विपरीत दिशा मानी जाती है। मानी क्या जाएगी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा में पॉजिटिव चार्ज का प्रवाह होता है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज का प्रवाह किधर होगा, ये करंट के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, ये स्वाभाविक है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट ध्यान याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युतधारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया गया है कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से t समय में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युतधारा I को व्यक्त किया जाता है। आपको हम पहले बता दिए हैं कि किसी वायर से यदि Q चार्ज टोटल प्रवाहित हो रहे हैं t समय में तो करंट कितना होगा, विद्युतधारा क्या होगा, तो I बराबर आपको बताए थे क्या होगा, Q/T होगा। क्या होगा, Q/T होगा। यानी विद्युतधारा जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवेश पर यूनिट समय होते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट समय होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो याद रखिएगा I बराबर Q/T हो जाएंगे। यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं कि करंट का यूनिट क्या होगा। देखिए Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, आप जानते होंगे। आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। समय के यूनिट क्या होता है, तो सेकेंड होता है। यहाँ से आपका यूनिट आ जाएंगे कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम एम्पियर। यानी यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया है कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब पर सेकेंड होता है या एम्पियर होता है, ठीक है। जब आपसे पूछे कि करंट का यूनिट क्या होता है तो कहेंगे हम कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर, कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर कहेंगे, ठीक है, कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर कहेंगे। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका यूनिट भी आपको पता हो गया कि विद्युतधारा की यूनिट हो जाएंगे कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए एक चीज़, कह रहा है विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, जानते हैं आप। कह रहा जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर कर आपका हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होते हैं, और इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर आपको आगे बता रहा है कि विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं, यानी विद्युत धारा को मापते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, करा व्यक्त किया जाता है, एम्पियर में से व्यक्त किया जाता है विद्युत धारा को। करा इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख लीजिए कि एम्पियर जो विद्युत धारा का SI मात्रक रखा गया है, ये किसके नाम पर रखा गया है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह से होता है। सिंपल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका आ गया है कि हम जानते हैं I बराबर आपका क्या होता है, Q/T होता है। 1 एम्पियर, तो 1 लेंगे यहाँ पर करंट का या सही यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर, तो 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड, तो ये आपका 1 आ जाएगा। यहीं से आपका परिभाषा हो जाता है 1 एम्पियर का। क्या यहाँ से हम 1 एम्पियर की परिभाषा को समझ गए हैं। 1 एम्पियर कहेंगे 1 कूलम्ब चार्ज यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है किसी कंडक्टर से तो हम उसे कहेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे 1 सेकेंड होगा। ये फार्मूला से ही आपको आया है, ये आपको अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखिए कि 1 मिली एम्पियर क्या होगा, 1 मिली एम्पियर आपका हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर,
और एक माइक्रो एम्पियर क्या होगा, तो 10 के पावर -6 एम्पियर। इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जिस यंत्र से हम विद्युत धारा को मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, उसे हम एमीटर कहते हैं। और यहाँ से भी आपका प्रश्न एग्जाम में बनता है कि विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं, ठीक है। एमीटर यंत्र से मापते हैं विद्युत धारा को। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। फिर आपका है कि इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब ये भी यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एमीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। और आपका एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि एमीटर को हम श्रेणी क्रम या समांतर क्रम किस में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। किस में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमीटर को हमेशा हम विद्युत परिपथ में सीरीज में जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये आपका है कि जो बैटरी होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किधर से किधर होती है, ठीक है। तो क्या करा है, धन टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होते हैं। आप देखे होंगे कि विद्युत परिपथ में आपका बैटरी का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है। किसी भी विद्युत परिपथ में आप देखे होंगे कि बैटरी का सिंबल आपका ऐसे होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सर्किट बन गया, यहाँ बल्ब लगा दो, ये आपका विद्युत परिपथ बन गया, ठीक है। तो ये जो आपका बैटरी है, ठीक है, तो ये बैटरी का सिंबल है। और इस बैटरी का जो सिंबल आपका है, ये जो बड़ा है, ध्यान रखिएगा, जिससे बड़ा लकीर है वो आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, जिससे छोटा लकीर है ये होता है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बैटरी का दर्शाने का तरीका है, ठीक है, सिंबल है ये बैटरी का। अब देखिए क्या कर रहा है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत आवेश का प्रवाह होती है। तो अब जो यहाँ पर होगा ये कैसे होगा, तो धन, देखिए ये आपका पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से आपका विद्युत धारा का आवेश का प्रवाह होगा और पूरे परिपथ में आप देखिए फिर यहाँ निगेटिव जाकर आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव से किधर हो रहा है, निगेटिव की ओर हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हो रहा है। तो ऐसे आपका यानी विद्युत परिपथ बनता है, ठीक है। ऐसे आपका विद्युत परिपथ बनता है, पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और निगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं बैटरी में, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए आपका यहाँ न्यूमेरिकल प्रश्न आपका आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कर आपका कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको क्या दिया है, पहले ये देखिए क्या दिया है। तो मुझे विद्युत धारा दिया है, कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है, और क्या दिया है, समय दिया है, समय कितना दिया है, 10 मिनट दिया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि 10 मिनट में इससे कितने आवेश प्रवाहित हुए हैं। अभी आपको हम बताए थे Q बराबर, एक फार्मूला याद रखिए, I/T, अभी बताए थे आपको Q बराबर I/T, ये फार्मूला याद रखिए। आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। अब देखिए आवेश ही हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। तो I/T, I कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया है, इंटू T समय कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। तो ऐसा नहीं करना कि 10 से गुना करके छोड़ देना, ये किस में दिया है, मिनट में दिया है। हम लोग जो वहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि
आवेश पर यूनिट समय माने पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो समय को सेकेंड में लेना है, क्योंकि समय का जो यूनिट होता है आपका, ये ऐसा यूनिट वो आपका सेकेंड होता है, ना कि मीटर होता है। तो आपको ऐसा यूनिट यहाँ पर लेना है। तो 10 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होते हैं। अब हुआ आपका सही, मिनट में है तो उसको सेकंड में बदलेंगे, चाहे घंटा में दिया रहेगा आवर में, फिर भी उसको हम सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। अब उसको गुना कर दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ जीरो आएगा, ये जीरो कर जाएगा, और ये दोनों को गुना किए 6 पंचे 30, तो आपका आ जाएगा 300 कूलम। क्या आएगा, 300 कूलम। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन बन गया कि 0.5 एम्पियर आपको विद्युत धारा दिया है, 10 मिनट में करें कितने आवेश प्रवाहित होंगे। तो हम क्या किए, Q बराबर I/T फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज किए हैं, और सबका मान दिया था यहाँ रख दिए। तो आपका आंसर आ गया कितना, 300 कूलम आ गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा Q बराबर I/T। तो फिर आपका देखिए 0.5 था, 10 मिनट था, तो उसको सेकेंड में बदलिए तो 60 से गुना कर दिए। ये आपका फाइनली आ गया कितना, 300 कूलम आ गया, 300 कूलम आ गया। आई होप अब आपका एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपका एक एक पॉइंट से आपका संबंधित सभी प्रश्न आपको एग्जाम में बन जाते हैं। आगे चलिए देखते हैं अब क्या पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम विद्युत विभव और विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंट पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर अब देखिए क्या है, कह वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। आइए जल के प्रवाह से सदिश के आधार पर इसे विचार करते हैं। कह किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। कर यदि नली के एक सिरे से किसी उच्च तल पर रखे जाए तो टैंक से जोड़ दे तो उसे नली के दूसरे सिरे कोई दबांतर बन जाए तो नली मुक्त सिरे से जल बाहर और प्रवाहित होती है। समझाते आपको क्या कर रहा है, जिस तरह से किसी पाइप में आपका जल अपने आप प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए किसी इस तरह से प्रेशर देंगे तभी ये जल प्रवाहित होंगे, या उसको क्या कीजिए ऊंचे स्थान पर रख दीजिए और ये दूसरे भाग नीचे स्थान पर है तभी आपका जल प्रवाहित होंगे, ठीक है। यानी किसी न किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जल को प्रवाहित होने के लिए भी। इसी तरह आपका कंडक्टर में ये करंट है, ये करंट आपका ऑटोमेटिक प्रवाहित नहीं होते हैं, इसको प्रवाहित कराने के लिए बाहर से फोर्स लगाने होते हैं। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर इसके बीच में कुछ आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसके कारण से यही उसके पुश करता है करंट को प्रवाहित होने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जिस तरह से किसी पाइप में आपका जल ऑटोमेटिक प्रवाहित नहीं होते हैं, जब तक इसमें बल नहीं लगाते हैं तो तब तक ये प्रवाहित नहीं होते हैं जल। उसी तरह से आपका कंडक्टर में भी करंट आपका ऑटोमेटिक प्रवाहित नहीं होते हैं, इसको प्रवाहित करने के लिए ये दोनों इसके छोर पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी ये करंट प्रवाहित होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको दिया भी गया है कि किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। तो गुरुत्व बल की भूमिका कैसे होगी ये बताइए। कंडक्टर आपका ऐसा है, इसमें आपका ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगा, तो ग्रेविटी का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, ग्रेविटी फोर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है विद्युत धारा के प्रवाहित होने में। यही बात यहाँ भी कर रहा है कि किसी चालक तार के में आवेश के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब से कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। इसी हम अभी आपको बताए हैं कि कंडक्टर में आपका करंट तभी प्रवाहित होते हैं जब इस दोनों छोर के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो विद्युत आवेश आपका प्रवाहित नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ गए विभवांतर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आगे कर आपका विभव में यह अंतर एक
अधिक विद्युत सेलों से बने बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यानी जो करा ये विभवांतर जो है वो किसी भी सेल या बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। आप देखे होंगे कि बैटरी को हम जोड़ते हैं तभी किसी कंडक्टर से आपका करंट प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, यहाँ आप बैटरी को उसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, बैटरी को जोड़े हैं तभी आपका इस कंडक्टर से करंट प्रवाहित होते हैं, नहीं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कंडक्टर में रहता ही है, तो ऑटोमेटिक वहाँ करंट प्रवाहित होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उससे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाता है, इसी कारण से वो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या करा, आगे करा आपका कि करा किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करते हैं। यानी बैटरी में जो एनर्जी रहता है इसी का यूज करता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह कराने के लिए। आप देखेंगे कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि बैटरी यानी ख़त्म हो गया, बैटरी का जो चार्ज है वो समाप्त हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो स्टोर एनर्जी था वो सारा स्टोर एनर्जी आपका विद्युत प्रवाहित करवाने में खर्च हो गया था, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आगे चलिए अच्छे से समझते हैं इस फार्मूला को भी। यहाँ दिया गया है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। अब समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि हम यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, तो कह रहा है एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक, एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक हम किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना हम वर्क करते हैं उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलिए फिर समझाते हैं। कह रहा किसी यूनिट चार्ज को एकांक यानी यूनिट, एकांक अर्थ यूनिट, तो एकांक चार्ज को यानी यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम जितने वर्क करते हैं उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो V बराबर लिखेंगे W/Q। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का तरीका आपको समझाते हैं। W क्या है? कार्य है, वर्क है, तो वर्क यानी कार्य पर यूनिट चार्ज, कार्य पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप यहाँ से याद रख लीजिए, V बराबर W/Q। ठीक, यहाँ से आप इस फार्मूला को याद रख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W/Q। W क्या है? कार्य है, Q क्या है? चार्ज है। यानी हम कह सकते हैं विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, लेकिन इससे सिंपली याद रखिए V बराबर W/Q। यहाँ से आप परिभाषा भी याद रख सकते हैं विभवांतर का। यहाँ से परिभाषा आपको बन जाएगा क्या? वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए फार्मूला से ही आपका परिभाषा आता है, परिभाषा से ही आपका फार्मूला आता है। यहाँ परिभाषा से ये फार्मूला आपको आया है, इस फार्मूला से ही आप परिभाषा को भी याद रख सकते हैं। यानी एक यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितने कार्य करना पड़ता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। वही तो यहाँ लिखा गया है कि चार्ज पर यूनिट, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस फार्मूला को याद रखिए और यहाँ से आप एक यूनिट भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। आपको बता दें कि कोई भी आपको यूनिट निकालना है तो आप फार्मूला से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको समझना भी बहुत इजी रहता है, याद करना भी बहुत इजी रहता है। देखिए यहाँ से क्या है आपका फार्मूला, V बराबर W/Q। आप जानते हैं W क्या है? वर्क है, वर्क कैसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और Q क्या है? चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो यहाँ से आपका एक यूनिट आ गया है किसका? विभवांतर का, जूल पर कूलम। हम कहेंगे विभवांतर का यूनिट होता है जूल पर कूलम, और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम वोल्ट। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम को ही बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज से आप याद रखिएगा कि विभवांतर का यूनिट होता है जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं विभवांतर का यूनिट होगा जूल पर कूलम या इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए याद रखना नहीं है, आप फार्मूला आपको याद रहेगा, फार्मूला आप समझिएगा तो आपको याद रहेगा, नहीं समझिएगा तो याद नहीं रहेगा।
और इस सभी को आप कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है, कॉपी में नोट करते जाइए। यहाँ दिया भी गया है कि विद्युत विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। आप जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं। कर इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्ट के नाम पर रखा गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इटली के भौतिकवादी थे आपका अलेसांद्रो वोल्ट, उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आगे आपका है कि एक वोल्ट का परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, एक वोल्ट हो चाहे 1 एम्पियर हो, सारा फार्मूला आपका फार्मूले से आता है, सारा डिफिनीशन आपका फार्मूला से आता है। यहाँ से हम पढ़े हैं अभी क्या, विभवांतर बराबर क्या पढ़े हैं, वर्क बटे चार्ज, क्या पढ़े हैं, वर्क बटे चार्ज पढ़े हैं, ठीक है, वर्क बटे चार्ज पढ़े हैं। ये आप पढ़े हैं क्या होता है, ये जूल होता है, ये क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ से क्या, एक वोल्ट को परिभाषा हम चाहिए, तो एक यहाँ पर लिख दीजिए 1 वोल्ट। जूल की जगह यहाँ लिखिए 1 जूल बटे 1 कूलम लिखिए, हो गया। कुछ नहीं है, सब जगह 1 लिखना, 1 बटे 1 1 ही आएगा। यानी एक कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करते हैं तो हम इसे 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। तो जो आपका 1 वोल्ट का डिफिनीशन है वो आपका फार्मूला से ही आते हैं, तो इसको रटना नहीं है, ठीक है, फार्मूला में ही इसको यूज करना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। फिर कर आपका विभवांतर की माप यंत्र द्वारा की जाती है, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इससे भी ध्यान रखना है कि हम विभवांतर को जिससे मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर को सदैव हमेशा उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम, 2 चीज़ आपको याद रखना है कि विभवांतर को मापते किससे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। दूसरी बात कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, तो पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी आपका समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आई होप आपको अभी तक यहाँ तक सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको बताए थे कि सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का हो, उसमें अभी आपका देखे होंगे कि साइंस का अच्छा क्वेश्चन पूछता है, तो न्यूमेरिकल आपका यहीं से आपको बन जाएंगे, ठीक है। और जिसका आपका 11th में 12th में जो आप पीजीटी में है 11 12th में, उसमें यदि आप फिजिक्स रखे होंगे तो आपको यहीं से आपको पढ़ना चाहिए, आपका सारा क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएंगे, ठीक है, यहीं से आपका बन जाएंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है, यहीं से आपका बन जाएंगे, क्योंकि यहीं से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है ये आपको हम सिखाएंगे। और सभी चैप्टर में, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट का यदि आपको हम पढ़ाएंगे कि यानी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको समझाएंगे और सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको भी सिखाएंगे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो जो भी आपका 11 12th का स्टूडेंट है और 9 10th का है, ठीक है, जो बीपीएससी तैयारी थी 4 का तैयारी कर रहे हैं, आप इस क्लास को जरूर देखिए, आपको सभी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन करा आपका 12 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है हमको, विभवांतर दिया है, कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, और इसमें चार्ज दिया है कितना, तो 2 कूलम चार्ज को ले जाना है और 12 वोल्ट दिया है। तो हम अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं आपका W/Q पढ़े हैं, W/Q पढ़े हैं। यहाँ सब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा W बराबर V गुने Q आ जाएगा, V गुने Q हो जाएगा। इससे भी याद रखिएगा। यहाँ से आपका एक और फार्मूला आ गया कि कार्य बराबर, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका फार्मूला आ गया क्या, कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर, ठीक है, आवेश गुने विभवांतर आ गया। तो इस फार्मूला को भी ध्यान रखिए, कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर, यानी W बराबर Q इंटू V,
W बराबर Q इंटू V। इस फार्मूला को याद रखिए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। Q कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, और आपका यानी विभवांतर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, और कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो 24 जूल आपका आंसर हो जाएंगे। यानी आपका 24 जूल यहाँ से आंसर आ गया। इस फार्मूला को याद रखिए, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए फार्मूला कोई आपका अलग नहीं होता, एक ही फार्मूला से आपका सभी फार्मूला आपको आते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ हम वोल्ट का परिभाषा समझे कि सॉरी विभवांतर का, कि आपका होता है वर्क पर चार्ज, ठीक है, वर्क पर चार्ज। यहीं से आपका आ गया W बराबर क्या आ गया, तो Q इंटू V आ गया। तो फार्मूला कोई आपका अलग नहीं होता, ऐसा नहीं कि इसको अलग याद रखना है, इसको अलग याद रखना है, ऐसा नहीं है। ये आपको याद रहेंगे, यहीं से आपका ये भी आ जाएंगे, तो ये इसको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो समझिए, फिजिक्स ऐसा चीज़ है, समझने वाले हैं उसको आप समझिएगा तो आपको सब दिन याद रख सकता है, ठीक है। ये देखिए हम आपको 11th किए हैं आपका 13-14 में, ठीक है, 13-14 में 11th-12th किए हैं, अभी तक हम नहीं भूले हैं। ऐसा नहीं आपको यहाँ पर देख कर बता रहे हैं, बिना देखे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो एक भी फार्मूला नहीं भूले हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो क्यों नहीं भूले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़े हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन खूब बनाए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डरना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। आप बहुत सिंपल होता है, थ्योरी से हमको तो ईजी लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही, क्योंकि इसे बनाएंगे तो 100% आपका मार्क्स आएंगे ही। आप ऐसे याद फैक्ट याद कीजिएगा तो हो सकता है आपका एग्जाम में काम ना दे, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। अब देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर क्या है, 24 जूल है, जो भी हम बनाए थे, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या आपका है, अब आपका है विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है। इसमें देखिए आपको कुछ सिंबल दिया है, कुछ सिंबल को आपको देखना है कि किसका क्या सिंबल होता है। जैसे विद्युत सेल का सिंबल ऐसा होता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये आपको सेल का सिंबल ऐसे होता है। इसमें आपका जो बड़ा लकीर होगा ये पॉजिटिव को दिखाता है, जो छोटा लकीर होगा ये निगेटिव को दर्शाता है, ठीक है। फिर आपका देखिए ये आपका इसका सिंबल हो गया। फिर आपका है बैटरी अथवा सेल का संयोजन, बैटरी या सेल को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए ये आपका है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर आपका यह बड़ा वाला होगा, फिर छोटा कीजिएगा, फिर बड़ा, ठीक है, फिर छोटा, फिर बैटरी का आप जोड़ सकते हैं बड़ा छोटा। इस तरह से बैटरी को जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव पोल है उसको एक साइड आपको लेते चलना है, पॉजिटिव पोल को या नेगेटिव पोल को एक साइड आपको लेते चलना है। इससे आपको इसको यानी ऐसे जोड़ते हैं किसको, बैटरी या सेल को, ठीक है। फिर आपका सिंबल है स्विच का, स्विच खुला है तो ऐसे सिंबल है, जब स्विच आपका बंद है तब आपका ऐसे सिंबल है, यह स्विच का सिंबल होता है। फिर आपका देखिए सिंबल आगे दिया है किसका, तो तार संधि का, तार जो ज्वाइंट होता है, क्या ज्वाइंट रहेगा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट दे दिया कि यहाँ पर ज्वाइंट है, ठीक है। ये सब कुछ आपका सिंबल है, बेसिक है। फिर आपका देखिए तार क्रॉसिंग का बिना संधि के, देखिए तार क्रॉसिंग है कैसे समझेंगे, एक तार मान लीजिए ऐसे गया है और एक तार आपका ऐसे आया है, तो आप हो सकता है सोचेंगे कि ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट है, तो उसको क्रॉसिंग को ऐसे दर्शाते हैं कि एक ऐसे लीजिए और दूसरा जो आपका वायर यहाँ आ रहा है उसको यहाँ पर ऐसे दिखाइएगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये ऊपर से आया है, ठीक है। ये दोनों वायर टच नहीं कर रहा है, क्रॉसिंग कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंबल होता है। फिर आपका विद्युत बल्ब का सिंबल, आप देखे होंगे विद्युत बल्ब को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। फिर आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को भी हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। फिर आपका आगे है प्रतिवर्ती प्रतिरोध यानी धारा नियंत्रक, इसको हम ऐसे दर्शाते हैं। फिर आपका एमीटर को सिंपल ए लिख दीजिए, ठीक है, एमीटर को ऐसे दर्शाते हैं, वोल्ट मीटर को भी से लिख दीजिए, वोल्ट मीटर को हम ऐसे दर्शाते हैं। अब आपका है ओम्स का नियम, ठीक है, ओम्स का नियम कह रहा क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध होता है। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, विद्युत धारा पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़े हैं, विद्युत धारा पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, विद्युत धारा पढ़े हैं। दूसरा क्या पढ़े हैं, तो विभवांतर पढ़े हैं, ठीक है, दूसरा हम विभवांतर पढ़े हैं। तो अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या करंट और विभवांतर के बीच कोई संबंध होता है, और जो संबंध होता है वही आपका ओम्स नियम है, जो संबंध बताया है वही आपका ओम्स नियम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसमें
क्या रिलेशन होता है, कुछ क्रियाकलाप है, ठीक है। क्रियाकलाप को आप देख लीजिएगा, हम आपको समझाते हैं जो समझने वाला चीज़ है उसको, ठीक है। अब चलिए पहले ये देखते हैं कि ओम्स का नियम किसने दिया है। तो 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी, यानी ये जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम है इसका, जॉर्ज साइमन ओम है, जो कह रहा किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आए और उसके सिरों के बीच के विभवांतर के परस्पर संबंध को पता लगाया है। यानी जर्मन भौतिकवादी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट और उसके विभवांतर के बीच एक संबंध को बताया है, उसी को कहा गया ओम्स लॉ कहा गया है। ये क्या कहता है, ये आपको पहले समझाते हैं, ठीक है। ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, यानी किसी भी कंडक्टर में जो इसके पॉइंट के बीच का जो विभवांतर होता है वो करंट का हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं, ठीक है। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। आप जानते हैं समानुपाती है, और उसको हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट की जगह आपका आर आता है, फिर यहाँ आपका आई आ जाएगा। आर क्या है, आर आपका कांस्टेंट है। यहाँ से हम इसको सही से लिखेंगे तो आपका आ जाता है V बराबर, आई को इधर लिख दीजिए, आर को इधर लिख दीजिए, तो V बराबर I इंटू आर आता है। तो यही आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के बीच का जो विभवांतर होते हैं वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। अब यहाँ से हम समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, आप जानते होंगे मैथ में। तो कांस्टेंट की जगह आपका यहाँ पर आर आते हैं, और आर को, इसी आर को कहा गया क्या, प्रतिरोध कहा गया है। क्या नाम दिया इसका नाम दिया है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से हम सीधे सही से लिखे हैं, तब कहा गया V बराबर I इंटू आर आ गया, ठीक है। तो ओम्स लॉ में ध्यान रखिएगा, अब आपका V बराबर I इंटू आर, ठीक है। यहाँ इस फार्मूला से आपका बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप देखिए V बराबर I इंटू आर है, यहाँ से हम I का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। क्या आएगा आपका, V बटे आर आएगा, ठीक है। यहाँ से हम R का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या होगा, तो I को इधर भेजिए तो आपका V बटे I हो जाएगा, ठीक है। तो तीन फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, एक ही फार्मूला इसको याद रखिए, इसी से आप इसको बना लीजिएगा और इसी से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो समझ रहेगा तभी बना पाएंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया ओम्स लॉ क्या कहता है। तो आपको कोई भी कुछ कहे कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ बताना है कि किसी भी कंडक्टर के दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर होते हैं वो उससे प्रवाहित होने वाले करंट के समानुपाती होते हैं। अब समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो ये आपका आता है आर, ठीक है। तो आर, इसी आर को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध नाम दिया गया है। इसी का नाम दिया गया, प्रतिरोध नाम दिया है, यानी रेजिस्टेंस नाम दिया है। और यहाँ से हम सही से लिखें आगे तो आपका आ जाएगा V बराबर I इंटू आर, ठीक है। V बराबर I इंटू आर। V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, विद्युतधारा है, R क्या है, तो R आपका प्रतिरोध है, जो यहाँ से आपका निकल कर आया है। देखिए आगे आपको इसमें भी दिया होगा, इसमें भी दिया गया है कि दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिससे तार का प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल लिखा गया, R क्या, नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए कह रहा है किसी चालक का यह गुण वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। अब देखिए यहाँ ये भी बताया है, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या है, तो ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाले आवेश को यह क्या कहता है, रोकता है, विरोध करता है, ठीक है, विरोध करता है। मान लीजिए करंट किसी कंडक्टर में इधर जा रहा है तो उसको इधर प्रवाहित नहीं होने के लिए वो क्या करता है, उसको विरोध करता है, प्रवाहित नहीं होने से रोकता है, उसको प्रवाहित होने से रोकता है उसको, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। नाम से ही क्लियर है, प्रतिरोध नाम से, देखिए नाम क्या है, प्रतिरोध नाम है, ध्यान रखिए, प्रतिरोध नाम है। यानी प्रतिरोध यानी करंट के विपरीत ये क्या करता है, रोध उत्पन्न करता है, यानी उसको विरोध करता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। यानी आवेश के प्रवाह जो हो रहा है उसको क्या करते हैं, वो प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ भी दिया गया है कि वो अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जो ग्रीक भाषा, ये इसका सिंबल है ओम का, ठीक है, ग्रीक भाषा ओम से निरूपित करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला निकल कर आया है जो आपको पहले हम बता चुके हैं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। यहाँ से R का भी फार्मूला आपका आ जाएगा क्या, V बटे आई आ जाएगा, V बटे आई आएगा। यहाँ से आपका 1 ओम का डिफिनीसन यहाँ से बताया है, तो R की जगह हम 1 लेंगे, तो V की जगह 1 लेना होगा और I की जगह 1 लेना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 1 ओम का परिभाषा क्या होगा, 1 वोल्ट बटे 1 क्या होगा, V और हाँ 1 एम्पियर होगा, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक प्रतिरोध का डिफिनीसन आ जाएगा, ठीक है। अब आपका आगे क्या है, यही आपका फार्मूला है जो आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब कर आपका कि स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बिल्कुल सही है। अभी हम आपको बताए हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, करेंट को रोध करता है, प्रतिरोध करता है, यानी इसका विरोध करता है। यानी सिंपल बात हो गया कि करेंट का क्या है, तो विपरीत आपका है क्या, प्रतिरोध, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि हम कहेंगे किसी भी वायर में प्रतिरोध ये आपका करेंट का क्या होगा, तो ये विपरीत होगा। यानी कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ से हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि जो आपका प्रतिरोध जो होता है वो आपका क्या है, करंट का व्युत्क्रमानुपाती है, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा, विद्युत धारा क्या होगा, कम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि वो विद्युत धारा प्रवाह को कम करेगा, यानी विद्युत आवेश को कम करेगा, आवेश को प्रवाह नहीं होने देगा, तो कम प्रवाह होने देगा। अधिक रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, करंट आपका कम प्रवाहित होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस आपका अधिक होगा तो विद्युत धारा कम होगा। अब जब आपका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होने का अर्थ क्या हुआ कि विद्युत आवेश के प्रवाह को कम रोकेगा। जब कम रोकेगा तो क्या होगा, अधिक प्रवाह होगा। तो कह सकते हैं कि जब प्रतिरोध कम है, जब आपका प्रतिरोध कम होगा, रोकने वाला कम होगा, तो ये आसानी से प्रवाह होंगे, यानी विद्युत धारा आपका क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिक हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल कर सकते हैं, अपने लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं कि आपको रोकने वाले यदि कम मिले तो आप आगे आराम से बढ़ सकते हैं, जल्दी बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पीछे से पैर को खींच रहा है तो आप आगे जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध भी यही करता है, विद्युत आवेश के प्रवाह को ये रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जितना भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना विद्युत प्रवाह क्या होगा, कम होगा। जितना आपको लोग रोकेंगे उतना आप क्या होंगे, आगे कम बढ़ पाएंगे, ठीक है। और बाहरी लोग आपका कम खींचने वाला होगा पैड, तो आप आगे जल्दी बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यही बात आपका यहाँ पर है करंट और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस यही काम करता है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो विद्युत आवेश को प्रवाह होने नहीं देता है, कम होने देता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, कम हो जाते हैं। जब रेजिस्टेंस को हम कम कर देते हैं तो विद्युत धारा फ्री प्रवाह होते हैं, अधिक प्रवाह होते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, अपने लाइफ पर उसको अप्लाई करके आप समझ सकते हैं। देखिए यही इसी का आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि यदि प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। अभी आपको बताए हैं कि प्रतिरोध जो होता है आपका, ये विद्युत धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या इसका उल्टा कर सकते हैं, जो करंट जो होता है वो आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब कह रहा क्या यहाँ पर कि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए, तो ये आपका आई था या आई डैश मान लीजिए, तो इसको दुगुना कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, R से 2R हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए आई के मान यहाँ क्या था, 1/R था, यहाँ आई डैश का मान क्या हो गया, 1/2R हो गया, यानी हाफ हो गया। या आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा I बटे आई डैश बराबर, यहाँ 1/R था, यहाँ आपका आएगा 1/2R, ये R कट जाएगा, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आई डैश बराबर I/2 आ जाएंगे, I/2 आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रतिरोध को दुगुना करते हैं तो करंट आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा क्या किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका यूनिट देखे हैं। फिर हम लोग पढ़े हैं विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग पढ़े ओम्स लॉ, ठीक है,
ओम का नियम भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हम तीनों टॉपिक पढ़े हैं। ओम के नियम से आपके आगे प्रश्न भी होगा, ठीक है। आपका ओम के नियम से आगे आपका प्रश्न भी है, तो प्रश्न को भी हम हल करेंगे। और आज आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए बार बार बीच में हमको रोकना पड़ता है क्लास को। तो आपको हम अगले क्लास में इसको पूरे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ के कारण से आपको हम क्लास यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। और अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे आपको पूरे इस चैप्टर को समाप्त करके ही हम यानी एंड करें, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। और यह क्लास आपका आगू रखा जाए, ठीक है। आप लोग कहिए या ना कहिए, हम रेगुलर रखेंगे, ठीक है। पहले साइंस को हम ख़त्म करेंगे चैप्टर वाइज, और उसी तरह से आपका हम आगे और भी विषय को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह मेरा प्रयास आप लोगों को कैसे लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हल किया जाता है, कैसे डिफिनीशन को याद रखा जा सकता है, कैसे यूनिट निकालते हैं, ये सभी आपको हम बताए हैं। और मेरा ये कोशिश रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मेरा अनुभव कर रहा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप पर्सनली हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आपको हम नंबर अपना देकर जाते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप कीजिए, आप बात कीजिए, आप पूछ सकते हैं कहीं दिक्कत है तो। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी आपको हम आगे क्लास से रेगुलर रख पाएंगे। जितना अधिक स्टूडेंट जुड़ता है हम लोग को उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है, सिंपल बात है, ठीक है। जब क्लास आपको हम फ्री करवाते हैं तो एक चीज़ समझिए कि आपको देखने पर ही, आप जितना स्टूडेंट अधिक देखेंगे उतना मेरा मोटिवेशन आगे बढ़ेगा और आगे आपको हम क्लास करवाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।